सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बीए प्रोग्राम या बीए ऑनर्स के हैं, जो कि सेमेस्टर 7 के स्टूडेंट हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, जिस भी स्टूडेंट के पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ये सब्जेक्ट है माइग्रेशन एंड इंडियन डिस्पोरा सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री। तो उसका आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करने जा रहे हैं, जो कि एक साइड आपको हिंदी मीडियम में और एक साइड आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा। तो बहुत मीडियम के लिए वीडियो होने वाली है। तो देरी ना करके वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो या पहले से ऊपर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और 50 रुपीज में ये पीडीएफ आप हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम में देख लो। एक साइड हिंदी मीडियम पीडीएफ है, एक साइड इंग्लिश मीडियम पीडीएफ है, आप खरीद सकते हो सेम में, ठीक है। तो ओनली 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, ठीक है। सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ migration and migrant community. So explain the major theories related to migration and analyze in detail the pattern of Indian migration in ancient, medieval and early modern India. यानी आपको इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्रवासन और प्रवासी समुदाय जो है उसकी क्या अवधारणा होती है, कौन होता है प्रवासन, कौन होते हैं प्रवासी, कौन होते हैं। और पूछ रखा है कि प्रवासन से संबंधित प्रमुख प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, उसकी व्याख्या करिए। किसके रिलेटेड में, प्राचीन काल में प्रवासन कैसे हुआ था, मध्य काल में प्रवासन क्या था और आधुनिक काल में प्रवासन क्या था, ठीक है। इन्हीं सब के बारे में विस्तृत से विश्लेषण करना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आए हो, ठीक है। चलिए हम तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है, ह्यूमन जो हमारी सिविलाइजेशन है, उसमें हम देखते हैं बेसिकली कि हमेशा मोशंस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, है ना। यानी हमेशा हम देखते हैं कि मानव सभ्यता हमेशा गति के साथ, परिवर्तन के साथ क्या करती है, स्थानांतरण करती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह पे बसती है। क्यों बसती है? इसलिए बसती है कि वो अपने जो जीवन है उसकी रक्षा करना चाहती है, मीन्स अपने अस्तित्व की रक्षा करना चाहती है। इस वजह से वो व्यापार के लिए, प्राकृतिक संसाधन की खोज में, जीवन यापन के लिए और राजनीतिक सुरक्षा बनाती है, सांस्कृतिक धर्म बनाते हैं। ये सभी एक दूसरे के साथ उनके क्रिया कराने के लिए ये लोग बनाते हैं। ये निरंतर गमन प्रवासन कहलाता है, यानी हमेशा चलने वाला एक कंटिन्यूअस माइग्रेशन कहलाता है ये, ठीक है। सो जब यह जो गमन है, यानी ये जो माइग्रेशन, ये जो कंटिन्यूअस जो प्रवासन है यानी माइग्रेशन है, ये लंबे समय तक होता है। तो लंबे समय के होने के बाद इसका स्वरूप जो है वो बदल जाता है और प्रवासी समुदाय जो है उसका निर्माण हो जाता है इसके बाद। यानी जब ज्यादा टाइम हो जाता है इस चीज को, तो फिर क्या होता है, ये जो प्रवासन है ये फिर माइग्रेशन कम्युनिटीज में बन जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक ये लोग एक जगह पे रह रहे होते हैं, पर ये लोग कहीं और से आए होते हैं। उनका कारण कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, व्यापारिक कारण, पर ये लोग बाहरी होते हैं। तो भारतीय इतिहास में प्रवासन कोई अपवाद नहीं है। मतलब भारतीय इतिहास में कोई जो इसको अपवाद नहीं मानते, बल्कि एक ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का एक केंद्रीय प्रक्रिया है। यानी क्या है, ये एक सेंट्रल प्रोसेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर डेवलपमेंट का, ठीक है। तो भारत ना केवल आंतरिक प्रवासन का क्षेत्र रहा है, बल्कि बाहरी प्रवासन का भी क्षेत्र रहा है। इसका मतलब है कि जो इंडिया है, India has not only been a region of intern migration but also major source of external migration. क्यों? क्योंकि हमारे भारत में भी लोग बाहर से आके रहते हैं प्रवासी बन के, जैसे कि बांग्लादेशी हो गए, रोहिंग्या हो गए, और हमारे भारत के लोग भी खुद भी विदेशों में जाके बसते हैं, जो कि उनकी पीढ़ियां विदेशों में जाके रह रही है, पर उनकी पीढ़ी देखोगे तो वो भारतीय थे। तो दोनों चीज हमें भारत के नजरिए से देखे प्रवासन, तो दोनों नजरिए में देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही लेकर, यानी एशियन टाइम से ही लेकर प्रारंभिक आधुनिक काल तक क्या देखने को मिला, अर्ली मॉडर्न इंडिया तक हमें क्या देखने को मिला, ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए, धार्मिक के लिए, रिलीजन के लिए, विद्वान जो हमारे स्कॉलर्स वगैरह होते थे, कारीगर
और श्रमिक जो है वो एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के विभिन्न विभिन्न भागों में जाते हुए दिखते हैं। यानी हमारे भारतीय लोग अपने कार्य के लिए, व्यापार के लिए, धर्म के विस्तार के लिए, विद्वान हो कोई या कारीगर हो, श्रमिक हो, काम करने के लिए या अपने धर्म के प्रचार करने के लिए एक देश से दूसरे देश, मतलब हमारे भारत से विदेशों में भी बसने गए हैं। तो जो इतिहासकार रोमिला थापर है वो क्या लिखती है प्रवासन पे? तो रोमिला थापर कहती है कि रोमिला थापर के अनुसार भारत को एक स्थिर और बंद सभ्यता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता के रूप में समझा जाना चाहिए जो निरंतर लोगों के विचार, वस्तु, सांस्कृतिक रूपों के आगमन से निर्मित हुई है। मीन्स ये कहना चाहती है कि हमें इंडिया को कैसा समझना चाहिए, हमें इंडिया की जो क्लोज सिविलाइजेशन नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन समझनी चाहिए जिसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है, पीपल्स के, आइडियाज के, ऑब्जेक्ट के, कल्चर फॉर्म्स हो रहे हैं, जिससे क्या है कि इसमें जो लोग हैं वो उनका मिलान होते रह रहा है। मतलब लोग अलग अलग विचार से देश में आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे एक आगमन, आने जाने की प्रक्रिया चलती जा रही है। इसी संदर्भ में कह सकते हैं कि प्रवासन जो है और जो प्रवासी है वो समुदाय की अवधारणा जो है वो भारतीय इतिहास की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत में क्या कह रही है रोमिला थापर कि भारत के लोग आने जाने से ही बन रहे हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं अगर उनका इतिहास देखोगे ना उठा के, तो वो लोग भारतीय नहीं होंगे, वो लोग बाहर से ही आए होंगे। हम भारतीयों की ही बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो हम लोग बहुत पहले पीढ़ी में आ चुके हैं भारत में, हमारी पूर्वज, बट कहीं ना कहीं बाहर से ही हम लोग भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रवासन ये भी होता है। तो समझ रहे, रोमिला थापर कल्चर के नजरिए से इतिहास लिखती है, तो उसने इसलिए ये लिखा है। आई होप आपको समझ आए हो। अब हम जानते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रवासन जो है उसकी अवधारणा क्या होती है। तो प्रवासन का मतलब होता है कि उस सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रिया से, मतलब सोशल और हिस्टोरिकल प्रोसेस से, जिसमें क्या होता है व्यक्ति या कोई समूह जो होता है वो अपने निवास स्थान को छोड़ के कहाँ जाता है, अन्य स्थान पे जाता है बसने के लिए, और वहां पे परमानेंटली बस जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रवासन। आई होप आपको समझ आया हो प्रवासन क्या होता है। ये प्रक्रिया व्यक्तिगत निर्णय का परिणाम भी हो सकती है और सामूहिक परिस्थिति भी हो सकती है। मीन्स कि इंडिविजुअल का भी डिसीजन हो सकता है ना, एज वेल एज ये कलेक्टिव डिसीजन भी हो सकता है कि जैसे कि कोई समुदाय वो चाहता हो कि हम अपने समुदाय में रहे। जैसे कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो कई पंजाबी वहां चले गए थे पाकिस्तान और कई यहाँ आ गए थे। जैसे कि बहुत सारे जब बंटवारा हुआ था तो पूछ भी रखा था कि आपको कहाँ रहना है, भारत में रहना है, पाकिस्तान में रहना है, सबको छूट थी। जब आपको पता होगा माउंटबेटन ने जब भारत को विभाजित करके गया था तो अपने समुदाय के साथ भी रहने के लिए लोग प्रवासन करते हैं। हम कहते हैं ना हमें तो अपनी कास्ट में रहनी है, हमें तो अपनी कास्ट वाली कॉलोनी में रहनी है, हमने तो ऐसे अपने धर्म वाले एरिया में रहना है ना। तो ऐसे वाले जो प्रवासन होते हैं जो इस कारण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इस कारण से भी लोग प्रवासन करते हैं। एक तो खुद भी होता है कि यार मुझे ये जगह बदलनी है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे विदेश में रहना है, चाहे मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना, मुझे उस मोहल्ले में रहना है ना, एक ही होता है। और एक होता है कि समुदाय जा रहा है तो हम भी चले जाते हैं, ठीक है, समझ आ रहे हो। तो इतिहासकार के.एम. पडिक्कर कहते हैं कि प्रवासन केवल जनसंख्या का स्थानांतरण नहीं है, यानी माइग्रेशन इज नॉट जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, बट क्या है ये साथ ही साथ सभ्यताओं के विस्तार और ऐतिहासिक परिवर्तन का भी साधन होता है। मीन्स ये कहते हैं कि इसका एक्सप्रेशंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड हिस्टोरिकल चेंज भी इसमें आते हैं। कैसे कि भारतीय संदर्भ में अगर हम प्रवासन को देखें तो माध्यम से केवल लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि अपनी भाषा को लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हमारे भारत में कोई आ रहा है तो अपनी लैंग्वेज को लेके हमारे भारत में आ रहा है, अपने धर्म को लेकर आ रहा है, या हम अपने धर्म को लेके जा रहे हैं। अपनी सामाजिक संस्था जो भी हमारी है, हम अगर कहीं जा रहे हैं प्रवासन करने, रह बसने, तो हम अपना लेके जा रहे हैं वहां पे, या कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो लेकर आ रहा है। तो ज्ञान, परंपरा, कला सब हम जो जब भी जहाँ बसने जाते हैं या कोई और हमारे यहाँ बसने आता है तो अपनी ये सारी चीज लेके ही आता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि माइग्रेशन के बारे में कि प्रवासन को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। तो 2 कैटेगरीज जानते हैं माइग्रेशन की। एक होता है आंतरिक प्रवासन यानी इंटरनल माइग्रेशन, और एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन यानी बाहरी प्रवासन। तो क्या होता है ये दोनों? तो आंतरिक को जानते हैं। आंतरिक प्रवासन का मतलब होता है कि जिसमें लोग एक ही भूभाग या राज्य के भीतर स्थान परिवर्तन करते हैं। मीन्स हम लोग की तरह लोग, जैसे कि हम एक ही स्थान पे रहते हैं, भारत में रहते हैं, और अभी हम लोग वैसे तो दिल्ली के बच्चे, अगर कोई दिल्ली के बाहर भी होगा तो अगर आप घर बदलते होगे तो क्या करते होगे, आसपास के इलाके में लेते होगे, या दिल्ली में ही कहीं लेते होगे, या भारत में ही कहीं जगह बदलोगे तो बदलोगे, है ना।
और बाहरी प्रवासन का मतलब क्या होता है कि एक जिसमें अपनी मूल भूमि से बाहर जाके कहीं और बसना। यानी मान लो कि आप गुजरात से हो तो आप दिल्ली में बस गए या उत्तराखंड में बस गए, या आप भारत के हो तो आप सीधा अमेरिका में बस गए, तो इसको बाहरी प्रवासन कहते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो भारतीय इतिहास में दोनों ही प्रकार के प्रवासन हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम जानते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्पोरा कम्युनिटी, क्या होता है प्रवासी समुदाय और इसकी अवधारणा। ठीक है, तो प्रवासी समुदाय उन लोगों का समूह होता है, यानी माइग्रेशन कम्युनिटी जो होता है वो क्या होता है, वो अपनी मूल भूमि से बाहर जाकर किसी अन्य क्षेत्र में निवास करते हैं, उसको हम प्रवासी समुदाय कहते हैं। जो अपनी नेटिव जो लैंड होती है उनको उससे हट के वो कहाँ जाते हैं, अनदर रीजन्स में जाते हैं या कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे सेटल हो जाते हैं। उन लोगों को कहा जाता है प्रवासन समुदाय यानी प्रवासी समुदाय यानी डिस्पोरा कम्युनिटी। किंतु अपनी संस्कृति, अपनी स्मृति, अपनी सामाजिक पहचान और मूल स्थान और भावना के संबंध बनाए रखते हैं। मतलब वो अपना नेटिव लैंड को छोड़ के अनदर जो रीजन है उस या कंट्री है उसमें सेटल तो हो जाते हैं, बट वो क्या करते हैं, हमेशा अपने जो कल्चर है, अपनी मेमोरी है, अपनी सोशल आइडेंटिटी है, अपने इमोशनल कनेक्शन है, उसको हमेशा क्या करते हैं, ओरिजिन रखते हैं। ठीक है, उसको हमेशा क्या करते हैं, उसको हमेशा बनाए रखते हैं। तो डिस्पोरा कम्युनिटी जो है वो हमें हमेशा क्या देखने को मिलती है कि परंपरा, धार्मिक आस्था, सामाजिक मूल्य, ये सब हमेशा बनाए रखते हैं, यानी ट्रेडिशनल को हमेशा ये लोग फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र के अनुसार, यानी इतिहासकार जो है सतीश चंद्र, उन्होंने क्या कहा है इस पे, डिस्पोरा कम्युनिटी पे यानी प्रवासी समुदाय पे, कि इनके अनुसार भारतीय जो प्रवासी है, जो भारतीय डिस्पोरा जो है समुदाय जो है वो उनकी ये विशेषता है कि उन्होंने स्थानीय समाज में घुलते मिलते हुए भी अपनी पहचान को सुरक्षित रखा है। मीन्स कि जो हमारे इंडिया में जितने भी मतलब प्रवासी हैं उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को हमेशा क्या रखा है, जीवित रखा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में प्रवास करते हो। ठीक है, यही कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया, चाहे पश्चिम एशिया या अफ्रीका हो, उन सभी में भारतीय संस्कृति के तत्व हमें आज भी दिखाई देते हैं। मतलब क्योंकि बहुत सारे भारतीय प्रवासन चोला के समय बेसिकली दक्षिण पूर्व एशिया में बसे थे, श्रीलंका में बसे थे, तो वहां पे आज भी भारतीय, वो तो अब तो वहां के ही मतलब सिटीजन हो गए, बट उनका कल्चर इंडियन है। क्यों है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं पूर्वज जो है वो इंडियन थे। समझ रहे हो? तो प्रवासी समुदाय जो है वो केवल सामाजिक इकाई नहीं होती है, ये बल्कि आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सेतु का भी कार्य करती है। मीन्स एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है ना, ब्रिज का काम करती है किस चीज में, हमारी संस्कृति, हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन सब चीजों को बनाए रखने में। तो मूल भूमि और निवास भूमि के बीच ये हमें क्या बनाती है, एक ब्रिज बनाती है। मतलब हमारी जो ओरिजिन वाला जो हमारा लैंड है और जो हमारा हम अभी जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंस, उन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करती है। चाहे हम कहीं पे भी रहे, पर हमारी कहीं ना कहीं जीवित रखती है हमारी कल्चर को। तो अब हम जानते हैं की थ्योरीज रिलेटेड टू माइग्रेशन, यानी प्रवासन से संबंधित जो प्रमुख सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है कि मोटिवेशनल अट्रैक्शन थ्योरी, यानी प्रेरणा आकर्षण का सिद्धांत। ये थ्योरी क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि प्रवासन को दो प्रकार की शक्तियों के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। मतलब माइग्रेशन जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, कैसे? पहली होती है, कौन सी परिस्थिति में होती है, पहली होती है कि जो लोग अपने मूल स्थान से बाहर जाने के लिए विवश करती हो, इन्हें प्रेरक तत्व कहा जाता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो अपने ओरिजिन प्लेस से क्या करना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं। मोटिवेटिंग उनको होती है कि हम बाहर रहे, हम तो यार विदेश में रहे, हम ऐसी जगह पे रहे, वो होती है। दूसरी परिस्थिति होती है कि किसी नए स्थान की ओर लोगों को आकर्षित करती है, उसे आकर्षक तत्व कहते हैं। और कोई चीज अगर आपको अट्रैक्ट कर रही है, कोई कंट्री, कोई प्लेस, वहां बसने के लिए, तो वो अट्रैक्टिव एलिमेंट्स में आती है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में जब अकाल पड़ता है, कहीं पड़ा, या भूमि की कमी कहीं देखने को मिली, या जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, सामाजिक असमानता आने लगी, या राजनीतिक अस्थिरता कभी हुई, तो यही सभी कारण जो है वो हमें देखने को मिले कि इसी सभी कारण के लिए
उपजाऊ भूमि, व्यापारिक अवसर या राज्य संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सारे कारण भी हमें देखने को मिलते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है, अपने स्थान को बदलता है। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा है इकोनॉमिकल थ्योरी। इसमें क्या होता है कि आर्थिक सिद्धांत के अनुसार कि प्रवासन का मूल कारण आजीविका और संसाधन की खोज होता है। मीन्स क्या होता है, रिसर्च के लिए और रिसोर्स के लिए क्या करते हैं लोग, अपनी जो जगह है वो बदलते हैं, यानी माइग्रेशन करते हैं। बेहतर जीवन के लिए और व्यापार के लिए, लाभ के लिए, संपत्ति अर्जन करने के लिए लोग प्रेरित होते हैं और परिवर्तन करते हैं अपने प्लेस को। तो अकॉर्डिंग टू धर्मपाल के अनुसार प्राचीन और मध्यकालीन भारत के व्यापारी समुदाय का प्रवासन जो हुआ था, यानी जितने भी माइग्रेशन हुए थे मर्चेंट कम्युनिटीज का एशियन एंड मिडिवल इंडियाज में, वो सभी व्यापारिक मार्गों और बाजारों के लिए उनने क्या करा था, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग बसने लगे थे, क्योंकि उस समय व्यापार होता था तो जहाँ शहर बसते थे वहां पे लोग बसने लगते थे। आज भी हम देखते हैं ना, बिहार, बंगाल, इन सबसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो मजदूर वर्ग है वो आते हैं और दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में जो शहर है वहां पे बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको काम करना होता है। वो अपने इकोनॉमिक जो उनके जो चीजें हैं, जैसे कि अर्थ, वो पैसों से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड या कह सकते हो काम से रिलेटेड, वो लोग माइग्रेशन करते हैं। तीसरा है सोशल कल्चर थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रवासन केवल जो है आर्थिक कारणों से नहीं होता है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा के तौर पे, ज्ञान के प्रचार के तौर पे, सामाजिक उद्देश्य से भी जुड़ा होता है। तो माइग्रेशन हम इकोनॉमिक रीजन से देखते हैं, हम सोशली देखते हैं, तो बहुत सारे कारणों से प्रवासन होता है। भारत में ब्राह्मण, विद्वान, बौद्ध भिक्षु और धार्मिक गुरुओं का प्रवासन इसका उदाहरण है। हमने जब पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, या सूफी संत के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो जगह जगह जाते हैं, अपने धर्म को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, वो जहां जाते हैं वहां पे वो बस जाते हैं। तो यही वाले प्रवासन कहलाता है सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, तो हिस्टोरियन रोमिला थापर कहती है इस पे कि जो सांस्कृतिक प्रवासन है, यानी जो कल्चरल माइग्रेशन होता है, ये क्या होता है, ये भारतीय सभ्यता को एशिया के अनेक भागों में गहराई से प्रभावित किया, यानी इन्फ्लुएंस करने का बहुत ज्यादा काम किया है पूरे इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसमें और एशिया में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी माइग्रेशन की, यानी राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण, युद्ध के कारण भी लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी माइग्रेट करते हैं। हमने देखा है बांग्लादेश से कई सारे लोग आ जाते हैं, है ना। या अभी जो हमास वाला युद्ध वगैरह जो रहता, तो लोग जहाँ युद्ध होता है वहां पे लोग रहना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग। तो इस पे इतिहासकार रणजीत गुहा कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक दमन भी क्या करते हैं, लोगों को प्रवासन के लिए क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि हम अपनी जगह को बदले। तो माइग्रेशन का हम जानते हैं कि प्राचीन भारत में प्रवासन, यानी माइग्रेशन टू एशियन इंडिया, प्राचीन भारत में कैसे लोग प्रवासन करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो प्राचीन प्रवासन के प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिलते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य की अगर बात करें, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्स की, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया, फारस के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार। तो समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से क्या करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, है ना। तो इससे क्या करते थे, गुड्स का एक्सचेंज वगैरह करते थे। तो इतिहासकार डीपी अग्रवाल कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी है वो कुशल व्यापारी थे, एक बहुत अच्छे ट्रेडर थे, जो कि जिनके पास नौसेना भी थी, यानी नेवी भी थी। उनका प्रवासन जो है वो व्यापारिक उद्देश्य से होता था। वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे बसते थे। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेड करना होता था। तो वैदिक, अब जानते हैं हम कि वैदिक पीरियड में भी कैसे लोग माइग्रेट होते थे। तो वैदिक काल में आर्य समुदाय का उत्तर भारत में विस्तार हमें देखने को मिला। हम जानते हैं कि आर्यंस आए, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया से, कुछ कहते हैं वो भारतीय थे, पर जब आए थे तब तो उत्तर भारत की साइड में थे ना, वो वाले एरियाज में, जम्मू कश्मीर एंड यूपी हरियाणा वाले क्षेत्र में। पर बाद में हमें क्या देखने को मिला कि समुदाय घूमते थे, पशु पालते थे, धीरे धीरे ये कृषि समाज में परिवर्तन हो गए, नदी किनारे गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र में बसने लगे और यहाँ के प्रवासी बन गए, है ना।
तो इतिहासकार का मानना है कि इस काल के जो प्रवासन है उन्होंने सामाजिक संरचना और वर्ण व्यवस्था जो है वो बनाई थी। अब जानते हैं हम कि मौर्यन पीरियड में कैसे माइग्रेशन हुआ था यानी प्रवासन हुआ था। तो मौर्य काल में राजनीतिक एकता के कारण, प्रशासनिक स्थिरता के कारण बहुत सारे लोगों को क्या हुआ था, प्रवासन के लिए वो लोग प्रोत्साहन करने लगे थे। यानी सड़क मार्ग और व्यापारिक मार्गों का विकास हो चुका था, व्यापारिक मध्य वर्ग बहुत ज्यादा उभर गया था। तो वो लोग अब क्या करने लगे थे, अपनी राजनीतिक एकता के लिए, प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए बदल रहे थे अपना स्थान। तो रोमिला थापर के अनुसार मौर्य राज्य ने सुरक्षित मार्ग प्रदान किया और व्यापारिक को क्या करा, इस मार्ग के लिए प्रोत्साहन किया कि वो अपने जगह को बदले। यानी शहर अगर बसा तो शहर में लोग बसेंगे ही ना। अब जानते हैं, हमने प्राचीन काल में जान लिया कि कैसे कहाँ का माइग्रेशन हुआ था। ठीक है, अब हम जानते हैं मध्यकाल भारत में प्रवासन यानी माइग्रेशन टू मिडिवल इंडिया। तो मध्य भारत में भी व्यापारिक प्रवासन हुआ था, यानी कह सकते हो कि व्यापारिक कारण से लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। तो मध्यकाल में भारतीय व्यापारी जो है वो अरब देशों में, पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्व एशिया में बस रहे थे। तो भारतीय वस्त्र, मसाले और हस्तशिल्प जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के। तो इतिहासकार के.एन. चौधरी लिखते हैं इस पे कि हिंद महासागर व्यापार में भारतीय व्यापारी के केंद्र भूमि को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि जो यहाँ का क्षेत्र है ना भारत का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, हिंद महासागर में। तो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी मिडिवल इंडिया में माइग्रेशन हुआ था, यानी धर्म से रिलेटेड जब हम देखते हैं कि इस काल में बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रचार दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। मिडिवल टाइम पे हम देखते हैं ना, चोला वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। विद्वान भिक्षु जो है, पुरोहित, ये सभी क्या करते हैं, दूर दूर तक अपनी संस्कृति को फैलाते हैं, अपने कल्चर को फैलाते हैं। कंबोडिया, जावा, बाली, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सब में हमें देखने को मिलता है कि चोलों ने बहुत ज्यादा क्या करा था, अपनी संस्कृति को फैलाया था और इसके कारण भारतीय लोग वहां पे भी बसने लगे थे। ठीक है, क्योंकि जो राजा चोल थे और राजेंद्र चोल थे, उन्होंने वहां पे जीत हासिल कर ली थी, श्री राज्य जो साम्राज्य था उसको हरा के। तो पॉलिटिकल एंड इंटरनल माइग्रेशन के कारण भी बहुत ज्यादा प्रवासन हुए थे मिडिवल इंडिया में। तो राजनीतिक और आंतरिक प्रवासन क्या होता है कि तुर्क और अफगान आक्रमण के कारण अनेक क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो आंतरिक प्रवासन उसमें करने लगे थे लोग। इससे नए नगर, नए प्रशासनिक केंद्र, नए सामाजिक संरचना जो है वो उस एरियाज में बनने लगी थी। अब हम जानते हैं कि प्रारंभिक आधुनिक भारत में प्रवासन कैसे होता था, यानी माइग्रेशन टू अर्ली मॉडर्न इंडिया। तो समुद्री व्यापार और वैश्विक संपर्क यानी ग्लोबल कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या हो रहा था, व्यापार भी हो रहा था और प्रवासन भी हो रहा था, यानी लोग बस रहे थे दूसरी जगह। इसको वैश्वीकरण में भी जोड़ के देखते हैं हम। तो प्रारंभिक आधुनिक काल में समुद्री व्यापार के विस्तार से भारतीय व्यापारी पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका में बसने लगे थे। इससे क्या हो रहा था, इतिहासकार इफ्राम हबीबी इस पे कहते हैं कि प्रवासन भारत को उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का कार्य भी करती थी, क्योंकि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह बसते थे तो व्यापार वगैरह के दृष्टिकोण से ही जाते थे। तो दूसरा ये भी था कि वर्क एंड एरिस्टियन माइग्रेशन यानी श्रमिक और कारीगर प्रवासन, नगर उत्पादन केंद्र के विकास से क्या हुआ, लोग अब गांव से शहरों में बसने लग गए थे, तो शहरीकरण होने लगा था। तो ये भी एक प्रवासन का कार्य था। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कंक्लूजन में कि इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि प्रवासन और जो प्रवासी है यानी जो माइग्रेशन हुआ था और जो डिस्पोरा कम्युनिटीज है, ये भारतीय इतिहास में इनका एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, यानी बहुत ज्यादा ये सेंट्रल में इनको एलिमेंट्स माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक काल की अगर हम बात करें, एशियन टाइम से अर्ली मॉडर्न टाइम तक की बात करें, तो भारतीय समाज निरंतर क्या देखने को मिला है, इसमें हमें चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, तो प्रवासन ने ना केवल आर्थिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया, यानी माइग्रेशन ने सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं किया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, बल्कि साथ ही साथ भारतीय संस्कृति को एशिया और विश्व में फैलाने का काम भी किया था, यानी एक्सटेंड किया था इंडियन कल्चर को मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया एंड द वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसी पे इतिहासकार के भी आपको नाम को ऐड करना है कि रोमिला थापर, इफ्राम हबीबी, के.एन. चौधरी, सतीश चंद्र, के.एम. पड्डीकर, ये सारे इतिहासकार ने
और जो प्रवासन है इन पे अपने विचार धरे थे, अपनी राय धरी थी और इनका अध्ययन किया था। और भारतीय प्रवासन जो है वो एक दीर्घकालिक बहुआयामी रचनात्मक ऐतिहासिक प्रक्रिया, यानी जो एक लॉन्ग टर्म एक क्या है प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया ने भारतीय सभ्यता को विश्व के इतिहास में एक स्थान दिलाने का काम किया है, एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंटरनेशनल यानी जो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में प्रवासी समुदाय के इतिहास का विश्लेषण करना है। मीन्स इंटरनेशनल तौर पे हमें ये एनालाइज करना है कि हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डिस्पोरा, ठीक है। इंटरनेशनल हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एनालाइज द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन डिस्पोरा इन अ ट्रांजिशन कॉन्सेप्ट, यानी ट्रांजिशन जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अंतर्गत हमें ये बताना है कि कैसे प्रवासी जो समुदाय है उसके बारे में। कौन सा समुदाय? भारतीय प्रवासी समुदाय, यानी इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज के बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय इतिहास केवल उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है, यानी इंडियन हिस्ट्री इज नॉट लिमिटेड टू द सब कॉन्टिनेंट अलोन, बट ये क्या है हमने देखने को मिलता है कि शुरू से ही वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा रहा है ना, ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो व्यापार, धर्म, संस्कृति और ज्ञान के आदान प्रदान में भारत को अंतरराष्ट्रीय इतिहास से जोड़ा जाता है, यानी हमेशा देखते हैं कि हम ट्रेड, रिलीजन, कल्चर, नॉलेज इन सब के जरिए कनेक्ट किया जाता है इंडिया को इंटरनेशनल ट्रांजिशन के तौर पे, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी यानी जो इंडियन डिस्पोरा थे उन्होंने इसी प्रक्रिया का परिणाम क्या निकला कि भारतीय प्रवासी समुदाय एक समूह बन गए, है ना, कम्युनिटी बन गई जो ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशली और राजनीतिक यानी पॉलिटिकली जो कारण है उससे भारत से बाहर गए, यानी वो माइग्रेट करे, ठीक है, अन्य देशों में बसे और अपनी भाषा को यानी हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है और इंडियन जो हमारा कल्चर है और जो रिलीजन है, धर्म है, मूल्य है, वैल्यूज है, सामाजिक पहचान, इस सभी को बनाए रखा। मतलब खुद तो माइग्रेट हुए बट कल्चर को नहीं छोड़ा। तो इतिहासकार के.एम. पर्रिकर इस पे कहते हैं कि भारतीय इतिहास जो है वो केवल भारतीय भूभाग के भीतर ही नहीं है, बल्कि भारतीय भूभाग के अगर आप बाहर देखोगे हिंद महासागर में तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वैश्विक नेटवर्क में हमें क्या देखने को मिलेगा, भारतीय कल्चर देखने को मिलेगा, भारतीय रिलीजियस देखने को मिलेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको समझ आया? तो चलते हैं अब हम जानते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन ऑब्जर्व्स कम्युनिटीज, भारतीय प्रवासी समुदाय की क्या अवधारणा है। तो जो हमारी इंडियन जो डिस्पोरा कम्युनिटीज है उसकी डुअल आइडेंटिटीज है। एक है कि निवास क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तंत्र में सम्मिलित होना। दूसरा है मूल देश की धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा परंपरा से जुड़ाव। यानी सिंपल सी भाषा में बताऊं तो दो तरह के देखने को मिलता है, एक मिलता है इंक्लूजन्स, है ना, और एक दिखता है हमें कनेक्शन। यानी इंक्लूजन में हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई जो हमारे डिस्पोरा कम्युनिटीज है, इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज, वो बाहर रह रहे हैं किसी भी देश में, फिर भी वो अपने हमारे भारतीय कल्चर को, भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम को, इन सबको अपनाते हैं आज भी। पर जो हमें कनेक्शन वाले लोग दिखते हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि उनका जो रिलीजियल कल्चर ये सब है ना, वो जिस देश में अभी रह रहे हैं उस देश का प्रभाव उन पे देखने को मिलता है। तो दो तरह के हमें डुअल क्या देखने को मिलता है, कम्युनिटीज मिलते हैं, डिस्पोरा कम्युनिटीज, इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज, ठीक है। तो इतिहासकार सतीश चंद्र इस पे कहते हैं कि प्रवासी जो भारतीय प्रवासी समुदाय है उसने स्थानीय समाज में समाहित होते हुए भी अपनी संस्कृति को बनाया है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं वो साउथ ईस्ट एशिया का, अफ्रीका का, है ना, इसमें हमें देखने को मिलता है कि वहाँ के जो फूड है, रिलीजियस है, ट्रेडिशनल है, आज भी इंडिया की तरह बिल्कुल देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल हम तौर पे जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं भारतीय प्रवासी समुदाय को लेकर, विदेश में बसे भारतीयों को लेके, तो इसमें हमें
आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो नेटवर्क है वो आज भी देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि इंडियन माइग्रेशन इन एशियन टाइम्स, यानी प्राचीन काल में भारतीय प्रवासन, जो हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये आया था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिम एशिया में लोग बसने लगे थे, इंडियन वैली सिविलाइजेशन में। तो प्राचीनतम जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय प्रवासन जो हुआ था इंटरनेशनल तौर पे, जो लोग बसने लगे थे, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे थे, हम हमारे भारत में ही वो लोग एक दूसरी जगह पे बस रहे थे, पर अब यहाँ पे हम इंटरनेशनल तौर पे जान रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया में, मेहुला में देखने को मिलता है कि व्यापार के नजरिए से वो लोग वहां पे भी बस रहे थे। तो भारतीय व्यापारिक ने वस्त्र, धातु, कृषि, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए क्या करा, अपना माइग्रेशन करा। तो डीपी अग्रवाल कहते हैं इस पे कि वस्तुओं के आदान प्रदान नहीं था, बल्कि लोगों का तकनीक का भी प्रचार था। लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने ज्ञान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। तो रिलीजियस एंड कल्चर माइग्रेशन भी हुआ था वैदिक और बुद्धिस्ट टाइम पे, है ना, जिसमें क्या हुआ था कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बौद्ध भिक्षु और जो हिंदू, जो कह सकते हो वैदिक जो हमारे लोग थे, परंपरा के साधु संत या आर्यंस, वो भी प्रवासन कर रहे थे। तो वैदिक काल में आर्यों का उत्तर भारत में विस्तार बहुत ज्यादा हुआ था। बौद्ध धर्म श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब में हमें इंडियन कल्चर देखने को मिल रहा था। तो अशोक के शिलालेख में बौद्ध मिशनों का विवरण मिलता है, जो कि अलग अलग देशों में फैले हैं। रोमिला थापर कहती हैं इस पे कि प्रवासन भारतीय सभ्यता के वैश्विक विस्तार का पहला चरण था, जिसमें भारतीय सभ्यता जो है वो विश्व के तौर पे फैली। तो इसी जो प्रवासी समुदाय है, इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज है, इसने सांस्कृतिक नेटवर्क और आदान प्रदान का निर्माण किया था। तो अब जानते हैं हम ट्रांजिशन इंडिया माइग्रेशन इन मिडिवल इंडिया। तो मध्यकालीन भारत में कैसे पराराष्ट्रीय भारतीय प्रवासन हुआ था, यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पे भारतीय लोग बस रहे थे। तो हिंद महासागर व्यापार के कारण भी हो रहा था, यानी मध्य काल में भारत के व्यापारी अरब में, फारस में, अफ्रीका में बसने लगे थे। क्यों? मसाले, हस्तशिल्प, इन सब के कारण, क्योंकि ये सब भारत में बहुत ज्यादा डिमांड थी भारतीय के लिए। तो भारत के लोग यहाँ से खरीद के वहां जाते थे, वहां बसते थे। ठीक है, तो इतिहासकार एन चौधरी इस पे लिखते हैं कि व्यापार जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक तंत्र है, यानी जो हमारा ट्रांसनेशनल इकोनॉमिकल जो हमारा सिस्टम है, उसमें देखने उसका ये एक हिस्सा पार्ट है। यानी व्यापारिक समुदाय और जो हमारे स्थलीय मार्ग थे, उसके जरिए बहुत सारे प्रवासी क्या है, प्रवास कर रहे थे। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व, फारस, इन सब एरियाज में। कल्चर एंड रिलीजियस माइग्रेशन भी हो रहा था कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से ब्राह्मण, विद्वान, स्कॉलर्स जो थे, भिक्षु जो थे, ये दक्षिण पूर्व एशिया में बसने लगे। लाइक कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब में हमें स्थापत्य कला, बौद्ध स्तूप, धर्म, संस्कृति, शिलालेख, ये सब देखने को मिलता है। जो जॉर्ज कोएडेस इसे भारतीयकरण कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? इंडिलाइजेशन कहते हैं। यानी इंडिया की कल्चर, धर्म, संस्कृति, भाषा को अगर आप किसी और देश में देख रहे हो ना कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज को ही हम क्या कहते हैं? इंडिलाइजेशन, यानी भारतीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो आधुनिक इतिहासकार इसे सांस्कृतिक अंतर क्रिया मानते हैं, यानी टू बी अ कल्चर इंटरैक्शंस कहते हैं। बट जो जॉर्ज कोएडेस है, इसे भारतीयकरण कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो पॉलिटिकल एंड इंटरनल माइग्रेशन को जाने, यानी राजनीतिक और आंतरिक प्रवासन। तो तुर्क अफगान आक्रमण के कारण आर्थिक प्रवासन हो रहे थे। नगर प्रवासनिक केंद्रों में और सामाजिक संरचनाओं का बहुत ज्यादा विकास हो चुका था। तो कॉलोनियल पीरियड्स में अगर हम कहें, यानी औपनिवेशिक काल में प्रवासन को जाने, तो औपनिवेशिक काल में गिरमिटिया श्रम प्रथा बहुत ज्यादा थी। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। जो हमारी जो गिरिमीडिया जो श्रम प्रथा थी, लेबर जो हमारा सिस्टम था, उसमें औपनिवेशिक भारत में गिरमिटिया श्रम प्रथा ने भारतीय प्रवासी समुदाय को वैश्विक स्तर पर फैलाया था। जो भारत के जो व्यापारी जो लोग थे और जो मजदूर लोग थे, वो लोग इस टाइम पे बहुत ज्यादा क्या करते थे, अंग्रेज अपने देश में ले जाते थे उन्हें काम कराने के लिए, है ना। सस्ते मजदूर मिल जाते थे उन्हें और वो लोग वहीं पे बस जाते थे। तो फिजी में, मॉरिशस में, युगाना में, दक्षिण अफ्रीका में 19वीं सेंचुरी में भारतीय मजदूर भेजे गए थे। तो इतिहासकार ह्यू टिंकर इसे कानूनी गुलामी कहते हैं, ठीक है। तो लीगल सर्वेरी कहते हैं। तो श्रमिकों का जीवन इसमें बहुत ज्यादा कठिन होता था और बहुत ज्यादा शोषणपूर्ण होता था, यानी
हमें बहुत ज्यादा उस पर अत्याचार देखने को मिलता था। तो इंडियन जो इन्फ्लुएंस इन साउथ अफ्रीका एंड कैरिबियन में देखे तो दक्षिण अफ्रीका और कैरिबियन में भारतीय प्रभाव देखे तो दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें श्रमिक और व्यापारी दोनों लोग भारतीय बसे थे। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका आंदोलन इसी समुदाय से जुड़ा हुआ था। जब हम गांधी जी का आंदोलन पढ़ते हैं, त्रिनिदाद, युगाना, मॉरिशस जैसे जो देश है उसमें भारतीय लोग मजदूर बन के भेजे गए थे, तो वहां पे भी आज भी लोग रहते हैं। जो सुधा बोस है उन्होंने लिखा था कि प्रवासन हिंद महासागर क्षेत्र जो है वो भारतीय गतिशीलता का विस्तार करता है। तो कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना में प्रवासन की, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सामाजिक संस्थाएं बनाई गई प्रवासन के जरिए ही। त्योहार, भाषा, भोजन, सांस्कृतिक पहचान ये भी माइग्रेशन के कारण बनी रहती है। ह्यू टिंकर के अनुसार ये समुदाय स्थानीय समाज में विलीन होते हैं और अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। मतलब एक जगह पे जाते हैं, अनजान जगह पे बसते हैं, पर अपना कल्चर, अपनी जो ट्रेडिशनल है उसको फॉलो करते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है। तो पोस्ट कॉलोनियल एंड मॉडर्न माइग्रेशन की अगर हम बात करें, यानी उत्तर औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के बाद माइग्रेशन कैसे हुआ और आधुनिक प्रवासन, तो शिक्षा और पेशेवर के लिए लोग एक देश से दूसरे देश या जगह में बसने लगे। यानी अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करूं तो उसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप में बहुत ज्यादा लोग पढ़ने के लिए जाने लगे थे, है ना, वहां पे पढ़ाई होती थी। तो मुख्य रूप से शिक्षा, तकनीक के लिए लोग क्या कर रहे थे, अपना इसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं, यानी अवसर के लिए अगर आप जगह बदल रहे हो। तो इतिहास का डेविड ह्यूजेस में कहते हैं कि ज्ञान आधारित प्रवासन जो है वो बहुत ज्यादा एक नया चरण था आधुनिक काल में माइग्रेशन का, यानी लोग शिक्षा के लिए अब जगह बदल रहे थे अपनी। तो मॉडर्न ट्रांजिशन का नेटवर्क क्या था, यानी आधुनिक पराराष्ट्रीय नेटवर्क क्या था कि भारतीय जो समुदाय है वो धन प्रेषण के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे थे, ठीक है, और राजनीतिक और सांस्कृतिक कूटनीति में भी बहुत ज्यादा सक्रिय थे, यानी एक्टिव थे, अपनी कल्चर डिप्लोमेसी में भी। वैश्विक भारतीय पहचान को भी उन्होंने, जब वो जिस भी देश में बस रहे थे तो बनाए ही रख रहे थे। तो कल्चर आइडेंटिटी और डुअलिटी भी देखने को मिल रही थी, जिसमें सांस्कृतिक पहचान भी थी और वैधता भी थी, कि कुछ लोग तो अपने संस्कृति को बनाए रख रहे थे, पर कुछ लोग जिस संस्कृति में जा रहे थे उस संस्कृति में घुल मिल जा रहे थे, ठीक है। मतलब वहां का भाषा, धर्म, त्योहार, खान पान कुछ लोग संरक्षित भी कर रहे थे और कुछ लोग अपने आप को उस परिवेश में ढाल भी ले रहे थे। तो दोनों चीज हमें डुअल देखने को मिलती है। तो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन जाने हम अगर इंडियन डिस्पोरा का, यानी प्रवासी समुदाय का वैश्विक योगदान क्या रहा है इंडियन प्रवासी का, तो उन्होंने इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन दिया है इंटरनेशनल तौर पे, यानी धन, प्रेषण, व्यापार, सेवा, इन सब में योगदान दिया है, चाहे किसी भी देश में बस रहे हो। सांस्कृतिक योगदान भी दिया है, कल्चर कंट्रीब्यूशन, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन लिटरेचर, फूड फेस्टिवल को पूरे भारत के पूरी दुनिया में फैलाया है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ये दिया है कि प्रवासी का निवास देश और भारत दोनों राजनीतिक प्रभाव देखने को मिला, है ना, बहुत जगह। एंड ग्लोबल इंडियन आइडेंटिटी बनी, यानी भारतीय लोगों की एक सांस्कृतिक सेतु बन के उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। तो कंटेम्पररी चैलेंजेस अगर देखें हम, इसके इश्यूज देखें समकालीन क्या है प्रवासन की, तो बहुसांस्कृतिक समाज में पहचान, यानी आइडेंटिटी इन अ जो मल्टी कल्चर सोसाइटी है उसमें ये एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि प्रवासी समुदाय जो है, जो भारतीय है, वो मूल और निवास देश के बीच संतुलन बनाने में फंस जाते हैं। तो एक ये चुनौती है। दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन एंड रेसिज्म, ठीक है, यानी भेदभाव और नस्लवाद। कुछ देश में प्रवासी जो भारतीय जो है उनके साथ सामाजिक और आर्थिक भेदभाव भी हो रहा है आजकल। तो कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल देखें तो वैश्विक राजनीतिक में योगदान ये भी एक चुनौती बन रही है, क्योंकि प्रवासी समुदाय भारत की विदेश नीति और कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो इसलिए ये सभी चुनौती में आते हैं। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, तो निष्कर्ष में लिखना है कि जो अंतरराष्ट्रीय और जो पराराष्ट्रीय दृष्टिकोण से अगर हम भारतीय प्रवासी को देखें, यानी इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज को देखें, तो इन्होंने भारतीय समाज में वैश्विक और गतिशीलता लाई है, यानी इन्होंने एक क्या लाई है, गतिशीलता लाई है समाज में। प्राचीन काल में देखे, यानी एशियन टाइम में क्या हुआ था, व्यापार और धर्म के लिए लोग प्रवासन कर रहे थे। मध्यकाल में हिंद महासागर में व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रवासन हुआ। औपनिवेशिक काल में क्या हुआ, कॉलोनियल पीरियड में ग्रीमीण श्रम प्रथा के कारण, यानी जो भारतीय जो लोग हैं उनको श्रमिक बना के, मजदूर बना के विदेशों में ले जाया गया। फिर उसके बाद अंग्रेज के जाने के बाद उत्तर जो औपनिवेशिक काल है, यानी पोस्ट कॉलोनियल टाइम है,
उसमें पेशेवर के लिए, शिक्षा के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए लोग खुद ही माइग्रेट यानी प्रवास करने लगे। तो इतिहासकार रोमिला थापर, के.एन. चौधरी, है ना, सुगता बोस, सतीश चंद्र, ये सब इन पे बताते हैं कि कैसे लोग ने प्रवासन किया। और भारतीय प्रवासी समुदाय न केवल ऐतिहासिक घटना का परिणाम है, बल्कि विश्व इतिहास में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड है कि व्हाट वाज द इंडेंचर लेबर सिस्टम इन द कॉलोनियल पीरियड्स एंड व्हाट रोल डिड द practice play in the global spread of Indian workers and creation of the Indian diaspora communities। यानी औपनिवेशिक काल में जो गिरिमिटिया श्रम प्रथा थी वो क्या थी और इस प्रथा ने कैसे भारतीय श्रमिकों को वैश्विक प्रचार किया, यानी पूरे विश्व में फैलाया। और भारतीय प्रवासी समुदाय जो कि श्रमिक के नजरिए से भारत से बाहर गए थे, उन्होंने कैसे अपने समुदाय का निर्माण किया और भूमिका क्या निभाई, इसको बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो औपनिवेशिक भारत में यानी जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में क्या हुआ था कि समाज और अर्थव्यवस्था, जो हमारे सोसाइटी और जो हमारी इकोनॉमिक जो थी, उस पर गहरा प्रभाव डाला था इन अंग्रेजों ने। ठीक है, कॉलोनियल जो पीरियड्स में, इस दौरान क्या हुआ था, अनेक श्रम प्रणाली विकसित हुई थी, बहुत सारी हमें लेबर सिस्टम डेवलप होते हुए दिख रहे थे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और जो विवाद वाला यानी डिबेट वाला जो कंट्रोवर्शियल जो हमारा एक महत्वपूर्ण प्रथा थी वो थी गिरिमिटिया श्रम प्रथा यानी इंडेंचर लेबर सिस्टम। तो ये प्रथा जो है वो भारतीयों को क्या करती थी, बाध्य कर देती थी, मजबूर कर देती थी, फोर्स कर देती थी कि आर्थिक मजदूरी वो विदेश में जाके करे, इसके लिए कंपल्शन हो जा रहा था उनके लिए। तो गिरिमिटिया श्रम ने केवल भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित नहीं किया, मींस ओनली इन्फ्लुएंस, उन्होंने ये नहीं किया कि सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, बल्कि साथ ही साथ भारतीय प्रवासी जो समुदाय है ना, इंडियन जो डिस्पोरा कम्युनिटीज है, उसके वैश्विक प्रचार निर्माण में भी भूमिका निभाई है, मतलब स्प्रेड करने में अपनी कह सकते कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यह जो प्रवास है यानी जो माइग्रेट है, उसने भारतीय समाज के जो ग्रामीण वर्ग थे यानी जो हमारे गांव दराज के जो लोग थे, उसके ढांचे को, जातीय संरचना को, सांस्कृतिक पहचान को, इन सभी को अंतरराष्ट्रीय तौर पे फैलाने का काम किया है, जो छोटी छोटी चीजें थी। तो इसी चीज को हम गिरिमिटिया प्रथा में देखते हैं। चलिए जानते हैं अब हम कि गिरिमिटिया श्रम प्रथा क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई थी इसकी, ये सब। ठीक है, यानी आइडेंटिचर लेबर प्रैक्टिस क्या है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं और ओरिजिन को जानते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानते हैं। तो गिरिमिटिया का अर्थ क्या है, तो गिरिमिटिया जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द एग्रीमेंट, अनुबंध से लिया गया है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट से बना है ये। ठीक है, तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि वहां पे स्थानीय उच्चारण में यानी जो लोकल जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें इसे गिरमिट कहा गया था। ठीक है, तो यह उन भारतीय श्रमिकों को बताता था जिन्होंने विदेशी औपनिवेशिक क्षेत्रों में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस ये क्या होते थे, एक मजदूर होते थे जो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट लेके विदेशों में जाते थे और काम करते थे। ठीक है, तो इन्हीं अनुबंध के तहत श्रमिकों को 3 से 5 साल की अवधि के लिए खेती, निर्माण और उद्योग के लिए क्या करा जाता था, बाहर भेजा जाता था। ठीक है, तो इमर्जेंस ऑफ द प्रैक्टिस जाने की प्रथा का जो उद्भव है वो कैसे हुआ था। तो जो एडेंचर जो लेबर सिस्टम है यानी जो गिरिमिटिया जो प्रथा है वो 1830 में के दशक में ब्रिटिश शासन के तहत शुरू हुई थी। ठीक है, 1920 तक ये जारी रही थी। इसका क्या उद्देश्य था, इसके जो उद्देश्य था, उसका ये जो एम था वो ये था कि भारत में जो बढ़ती आबादी है और जो बेरोजगारी है उसका समाधान किया जाए, सॉल्यूशन करने के लिए पॉपुलेशंस को एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। दूसरा कि औपनिवेशिक जो है वो उनमें सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराना, यानी जो ब्रिटिश है वो ये चाहते थे कि सस्ते मजदूर मिल जाए विदेशों में काम करने के लिए, क्योंकि उनके औपनिवेशिक, हम भारत के लोग तो थे गुलाम, बट साथ साथ और भी कंट्रीज उनकी गुलाम थी। तो उस गुलामी कंट्रीज में भी कोयला का खदान वो कर रहे होंगे
विकास कर मतलब जो भी कर रहे होंगे, तो उसके लिए उनको मजदूर चाहिए थी। ठीक है, तो वो भारतीयों को सस्ते दामों पे खरीद के ले जाते थे। तीसरा था कि औपनिवेशिक कृषि और उद्योग जैसे कि गन्ना, चाय और कॉफी का विकसित करना, और ये सारी चीज भारतीय चीजें हैं, तो भारतीय लोग अच्छे से करते थे। तो भारतीय लेबरों को इस कारण क्या है, भारत बाहर ले जाया जाता था कि वो एग्रीकल्चर करेंगे विदेशों में। ठीक है, तो इस पे इतिहासकार हग थिंकर कहते हैं कि ग्रीमीटिया श्रम प्रथा जो है, यानी जो इंटेलेक्चुअल जो लेबर प्रैक्टिस है, उसने शक्ति की नव औपनिवेशिक श्रम नीति का हिस्सा थी, जिसमें दास प्रथा हमें देखने को मिलती है कि दास बना के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या विदेश ले जाया जाता था और काम कराया जाता था। ठीक है, तो ग्रीमिटिया जो है प्रवास, उसके जो गंतव्य है उसको हम जानते हैं। ठीक है, यानी डेस्टिनेशंस को जानते हैं कि उनके क्या क्या भाग था, उन कार्य क्या क्या वगैरह करते थे। तो फिजी जो है वो गन्ना उद्योग के लिए, मॉरिशस में कृषि और चाय के लिए भेजा गया उन्हें, जो टोबैगो है और त्रिनिदाद है उसमें गन्ना और तंबाकू के लिए भारतीय जो मजदूर है उनका प्रवासन कराया गया। और ये कौन बताते हैं कि ये बताते हैं गैतुरा बहादुर, उनके अनुसार भारतीय प्रवास की वैश्विक कहानी का पहला अध्याय था, जिसमें इस कारण से जो मैंने आपको बताया वो प्रवासन किया गया। तो अब जानते हैं कि ग्रीमिटिया श्रमिक का जीवन कैसा होता था और वो उनको क्या क्या संघर्ष स्ट्रगल करने पड़ते थे। ठीक है, लाइफ एंड स्ट्रगल। तो सबसे पहले उनको शर्तों को मानना पड़ता था, क्योंकि वो टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पे आए होते थे, कॉन्ट्रैक्टर वाले मजदूर होते थे, तो उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता था। तो ग्रीमिटिया जो श्रमिक है उसमें 3 से 5 साल के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भेजा जाता था। तो ब्रिटिश सरकार और उनको नियुक्त करती थी, अपॉइंट करती थी, उन्हें खाने पीने की, रहने और यात्रा और जो आश्वासन है ये सब देती थी, यानी कहती थी हम आपको ये सब देंगे, लेकिन वास्तविक में उनको कठिनाई और शोषण झेलना पड़ता था। तो श्रमिकों को अपने अनुबंध के दौरान नौकरी छोड़ने की अनुमति नहीं थी, कि अगर आप 3 से 5 साल के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप छोड़ के नहीं जा सकते 3 से 5 साल में, चाहे आपके घर में कुछ भी हो जाए। लंबे समुद्री मार्ग होते थे, यात्रा में कठिनाई होती थी, तो कई बार श्रमिकों की मृत्यु भी हो जाती थी, क्योंकि पहले विदेश में जो है एरोप्लेन से नहीं जाया जाता था, जो पानी में चलने वाले जहाज है उससे जाया जाता था, तो लंबा सफर होता था। वहीं तीसरा कि कार्यस्थल पर कठोर श्रम कराए जाते थे और उनसे वेतन जो है, पैसे जो है वो भी बहुत कम दिए जाते थे काम के अकॉर्डिंग, और भेदभाव भी करा जाता था कि ये तो भारतीय लोग हैं, मजदूर है, तो मतलब वैसा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भी होते थे। तो सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज भी उनको झेलनी पड़ती थी, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयां, जिनमें श्रमिक जो होते थे उनकी जो उनको डिस्क्रिमिनेशन का सामना, भेदभाव झेलना पड़ता था, और अपने परिवार और मूल समाज जो है उनका, उससे बहुत ज्यादा उनको दूर रखना पड़ता था। तो रामचंद्र गुहा कहते हैं इस पे कि ग्रीमिटिया प्रवास ने भारतीय समुदाय की ग्रामीण और जातीय संरचना को क्या करा, बाहर तक फैलाने का काम किया, कि बाहर भी लोग क्या है अब जाति के नाम पे एक दूसरे से भेदभाव वगैरह कर रहे थे। ठीक है, तो कल्चर एंड साइकोलॉजी इम्पैक्ट क्या पड़ा इन प्रवासियों का, यानी सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, कि भारतीय जो श्रमिक है उन्होंने अपने रीति रिवाज, धर्म और भाषा को क्या करा, बनाए रखा, जहां वो अगर वो विदेश में भी काम करने गए तो समय के साथ उन्होंने श्रमिक समुदाय के साथ मिलके क्या करा, समुदाय के रूप एक कम्युनिटी बना ली उन्होंने, एक डिस्पोरा कम्युनिटीज बना ली, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय जो है वो अलग अलग उनकी पहचान वहां पे मतलब आइडेंटिटी जो है वो बनने लगी थी। अब हम जानते हैं कि गिरिमिटिया श्रम और भारतीय प्रवासी समुदाय का निर्माण, यानी इंटेलेक्चुअल लेबर एंड द जो क्रिएशन ऑफ इंडियन माइग्रेशन कम्युनिटीज, इसके बारे में तो वैश्विक प्रचार इनका हुआ था, ग्लोबल स्प्रेड हुआ था। गिरिमिटिया श्रमिक ने विभिन्न उपनिवेश जो है उसमें भारतीय प्रवासी समुदाय की नींव रखी थी। फिजी में, टोबैगो में, दक्षिण अफ्रीका में लोगों को भारी मात्रा में ले जाया जा रहा था और काम कराया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ठीक है, याद रखना ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता था। ठीक है, ग्रीमिटिया वाला। तो सोशल एंड कल्चर कंट्रीब्यूशन इनका होता था, यानी भाषा वगैरह, नृत्य, ये सब वो लोग बनाए रखते थे जिस भी देश में जाते थे। ब्रजलाल भी कहते हैं कि समुदाय ने शिक्षा, राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी उन्होंने दिया है। ग्रीमिटिया श्रमिकों ने गन्ना, चाय, तंबाकू उद्योग को बाहर मतलब विदेशों में फैलाने का काम किया। उनकी श्रम ने, उनकी औपनिवेशिक आर्थिक प्रणाली ने ब्रिटिश व्यापारी को क्या दिया, बेनिफिट ही दिया, इंटरेस्ट अच्छा उनका निकला इससे।
तो गिरिमिटिया श्रम और भारतीय प्रवास का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा है, यानी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेशन क्या रहा है इंटेलेक्चुअल लेबर्स का एंड इंडियन माइग्रेशंस का। तो इन्होंने कॉलोनियल पॉलिसी और लेबर माइग्रेशन किया था, यानी औपनिवेशिक नीति को अपनाया और श्रमिकों ने प्रवास किया, यानी एक जगह से दूसरी जगह गए। गिरिमिटिया जो श्रम था उसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति बहुत ज्यादा मजबूत थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, 5 से 3 साल के लिए कर जाती थी, उससे पहले लोग आ भी नहीं पाते थे अपने घर। तो बेरोजगारी और आर्थिक दबाव था, इसके कारण लोग क्या करते थे, ये अपना लेते थे। बिल्डिंग क्या करा, ग्लोबल इंडियन आइडेंटिटी, यानी वैश्विक तौर पे भारतीय आइडेंटिटी को बढ़ाया। गिरिमिटिया प्रवास ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों के द्वारा जब भारतीय ले गए तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने खान पान को लेके गए, तो इसको भी बढ़ाने का काम किया। रिलेशनशिप बनाया टू मॉडर्न इंडियन माइग्रेशन से अगर हम देखें तो आधुनिक भारतीय प्रवास से इसका संबंध, तो इतिहासकार डेकर होल्डर कहते हैं कि गिरिमिटिया श्रम जो है वो आधुनिक भारतीय प्रवास का प्रारंभिक चरण था, जिसमें हमें प्रथा, रोजगार, शिक्षा, इन सब के कारण हमें लोग माइग्रेट होते हुए यानी प्रवास करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो गिरिमिटिया प्रथा की आलोचना भी बहुत लोग करते हैं। क्रिटिकल हम अगर एनालाइज करें इसको तो लेबर एक्सप्लोनेशन इसको कहा गया, यानी श्रम शोषण कहा गया इस चीज को, कि क्या करा, अनुबंध के तौर पे यानी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे श्रमिकों के क्या कहा जाता था, ब्रिटिशों द्वारा विदेशों में भेजा जाता था और उनके अधिकार जो है, श्रमिक के जो अधिकार होते हैं उसका हनन करते थे वो लोग। लंबी यात्रा में वो लोग बीमार हो जाते थे, कम उनको काम में वेतन दिया जाता था, और कॉन्ट्रैक्ट होता था तो 3 साल 5 साल का होता था तो उससे पहले घर भी नहीं आने दिया जाता था। साथ ही साथ सोशल एंड कल्चर प्रेशर भी उनपे होता था, सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव होता था कि प्रवासी समुदाय जो है वो नस्ले भेदभाव उनको झेलना पड़ता था जिस देश में वो जाते थे, परिवार और समुदाय से वो टूट जाते थे। हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इतिहासकार की दृष्टिकोण से तो हंग थिंकर्स इसे कहते हैं कि इसे औपनिवेशिक दास्ता कह सकते हैं, यानी औपनिवेशिक गुलामी का काल था जिसमें उन्होंने दास्ता प्रथा यानी गुलाम बनाया था लोगों को। दास्ता प्रथा की स्टार्ट हुई थी कि मजदूरों को खरीद के दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, गुलामी प्रथा। वहीं ब्रजलाल इसे कहते हैं कि भारतीय समाज की वैश्विक कहानी है जिसमें संघर्ष की कथा देखने को मिलती है भारत के लोगों को। और जो बहादुर है, गौतम बहादुर, उनके अनुसार प्रथा जो है भारतीय प्रवासी की पहचान और संघर्ष का प्रारंभिक अध्ययन भी था। तो इतिहासकार इसे अलग अलग तौर से मानते हैं। तो विभिन्न देशों में गिरिमिटिया श्रमिकों ने क्या क्या योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो फिजी की बात करें तो गन्ना उद्योग जो वहां पे आज हमें देखने को मिलता है, तो ये हमारे भारतीयों की देन है, भारतीय मजदूरों की, है ना। स्थानीय राजनीतिक और शिक्षा जो है वो भी सक्रिय भूमिका उसमें भारतीय लोगों ने, प्रवासन वाले लोगों ने निभाई। तो मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस में भारतीय श्रमिकों ने चाय और गन्ना उद्योग को विकसित किया, सांस्कृतिक संस्थानों में स्थापना की और भारतीय पहचान को वहां पे भी मजबूत किया। वहीं हम त्रिनाद और टोबैगो में देखें तो भारतीय भाषा संस्कृति का प्रचार हुआ, स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन में इस चीज ने योगदान दिलाई वहां के लोग को। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो भारतीय श्रमिकों ने वहां पे भी बहुत सारी संस्थाएं बनाई, गांधी जी ने भी वहां पे सक्रिय आंदोलन किया। तो निष्कर्ष के तौर पे क्या लिखेंगे कि औपनिवेशिक भारत की अगर हम बात करें कॉलोनियल पीरियड की, तो जो हमारी गिरिमिटिया जो हमारे श्रम प्रथा थी, यानी जो हमारा इंजेक्टिव जो लेबर सिस्टम था, उसने केवल श्रमिकों के लिए ही कठिनाई पैदा नहीं की थी, बल्कि इन्होंने क्या करा था, शोषण भी करा था, एक्सप्लोनेशन भी किया था मजदूरों का। और इसके माध्यम से प्रवासी समुदाय जो है वो उन्होंने अपना वैश्विक प्रचार भी किया और अपना निर्माण भी बनाए रखे। मीन्स वो जिस देश में चाहते थे, जो इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज है, वो अपने ग्लोबल तौर पे अपने एक संस्कृति कल्चर को स्प्रेड करते थे। तो ये प्रथा भारतीय समाज के ग्रामीण और सामाजिक ढांचे को, जो कि भेदभाव होती है, जाति के नाम पे समाज चलता है, वो हमें इंडिया के बाहर भी देखने को मिला। और गिरिमिट प्रवासी ने, भारतीयों ने अपने रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति को भी हमेशा क्या रखा, जीवित रखा। और आधुनिक भारतीय जो प्रवासी, जो अर्ली मॉडल जो हमारे इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज थे, उससे समझने में भी हमें ये प्रथा मजबूती प्रदान करती है। तो इस पे हिस्टोरिकल ब्रजलाल कहते हैं कि गिरिमिटिया जो है वो श्रमिक जो है उसमें केवल श्रमिकों का शोषण नहीं हुआ, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व भी देखने को मिला भारतीय समाज का। मतलब भारतीय समाज ने कहीं ना कहीं, ठीक है, अत्याचार हुआ उनपे, पर अपनी संस्कृति को फैलाया भी। ठीक है, तो आपको समझ आया क्वेश्चन नंबर 3 भी। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब द मेजर स्टेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडियन टू डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग द पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स। भारत जो है मतलब उत्तर औपनिवेशिक काल में
विकसित देशों की ओर भारतीय प्रवासन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। यानी जो कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के जाने के बाद कैसे विकसित जो देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, जो बहुत सारे विकसित देश थे, वहां पे क्यों भारतीय लोग ने प्रवासन किया, वहां रहने मंजूर किया भारत के को छोड़ के, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय प्रवास का ऐतिहासिक केवल औपनिवेशिक भारत तक ही नहीं था, मतलब हाँ ठीक है कि औपनिवेशिक कॉलोनियल पीरियड में भी बहुत सारे लोग माइग्रेट करे थे, तो वो कारण दो था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वगैरह पे किया था, तो ये सब तो मजबूरी में कर रहे थे, है ना। पर अंग्रेजों के जाने के बाद उनको कौन सी मजबूरी आ गई जो उन लोगों ने प्रवासन करना शुरू कर दिया। तो वैश्विक स्तर पे अंग्रेजों के जाने के बाद यानी पोस्ट औपनिवेशिक काल में भी उन्होंने प्रवासन किया, भारतीय समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था का प्रचार किया। तो औपनिवेशिक काल में भारतीयों का विदेशों में प्रवास मुख्य रूप से ब्रिटिश के द्वारा किया जाता था श्रम के तौर पे, पर बाद में वो लोग अपनी मर्जी से क्या कर रहे थे, खुद जा रहे थे। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, विकसित देशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, इन सभी दृष्टिकोण से भारतीय लोग अब माइग्रेट हो रहे थे। ठीक है, तो औपनिवेशिक काल में भारतीय प्रवासन का प्रारंभिक चरण था, यानी इंडियन माइग्रेशन जो है कॉलोनियल पीरियड्स में इसको अर्ली स्टेज माना जाता है 1830 से 1920 में, जो कि ये औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों के टाइम पे माइग्रेट किए थे लोग, जो कि ग्रेट प्रथा हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा, उसके तहत लोग क्या कर रहे थे, भारत से प्रवास कर रहे थे। तो ये तो मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो ये तो ग्रेट प्रथा के कारण आप पहले लिख लोगे, फिर उसके बाद लिखोगे कि सेकेंड फेज आता है माइग्रेशन का, वो लोग अब क्या करते हैं, अब श्रमिक लोग पेशेवर प्रवास करते हैं, यानी ऑक्यूपेशन के लिए अब लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए अब वो लोग माइग्रेट करते हैं, नौकरी प्राप्त करने के लिए 1920 से 1947 के बीच में। तो द्वितीय विश्व युद्ध में श्रम आवश्यकता महसूस हुई थी, तो लोगों को अमेरिका में श्रम की कमी दिखाई दी, तो बहुत ज्यादा जो भारतीय लोग थे, श्रमिक थे, इन सबको और जो सेना थी के लोग थे उनको बाहर भेजा गया था। इतिहासकार डेल हॉर्डर कहते हैं कि ये चरण भारतीय प्रवास का तकनीकी और औद्योगिक नजरिए से प्रवासन था, यानी टेक्नोलॉजी के नजरिए से अगर हम देखें तो अमेरिका और कनाडा में क्या किया गया, भारतीय लोगों को भेजा गया 1920 से 1940 के बीच में। कैलिफोर्निया, टेक्सास, ब्रिटिश कॉलोनीज, इन सब में लोग बसने लगे, सामाजिक और कानूनी प्रतिबंध इन पे लगने लगे, रेस्ट्रिक्शन भी लगने लगी, प्रवासियों को नागरिकता में बहुत ज्यादा शुरू में कठिनाइयां हुई थी। माइग्रेशन हुआ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में भी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासन जो है प्रवासी, उसको मुख्य रूप से व्यापार और शिक्षा के लिए वो लोग ऑस्ट्रेलिया जाते थे पढ़ने के लिए भारतीय लोग। न्यूजीलैंड में भारतीय पेशेवर समुदाय की शुरुआत हुई, जहाँ की बिजनेस करने के लिए लोग वहां जाते थे। वहां पे भी उन्होंने रंग नीति यानी व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, इनके कारण उन्हें बाद में तो मिल गई सफलता, पर झेलना पड़ा था क्योंकि वो लोग गोरे होते थे, भारतीय लोग थोड़े सांवले काले वाले होते थे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न माइग्रेशन की बात करें, स्वतंत्रता के बाद अगर हम देखें कि कैसे लोगों ने भारत से बाहर प्रवासन किया 1947 से 1980 में, तो स्वतंत्र भारत और विदेश नीति के कारण 1947 के बाद भारत ने को प्रवासियों के लिए मजबूर किया। विदेशी देशों में भारतीय पेशेवर और छात्र की संख्या बढ़ने लगी, पढ़ने जाते थे ज्यादातर बच्चे। प्रवास का मुख्य कारण था कि रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए लोग अब विदेशों में बस रहे थे। माइग्रेशन जाने अगर हम अमेरिका में इस समय हो रहा था बहुत ज्यादा कि 1965 में अमेरिकन नागरिकता अधिनियम के तहत, वहाँ ड्यूअल नागरिकता होती है कि आप वहाँ की नागरिकता भी ले सकते हो, तो इंजीनियर, डॉक्टर, तकनीकी पेशेवर लोग वहीं बसते थे, अमेरिका में ही ज्यादा लोग रह रहे थे। उसके बाद यूरोप में भी लोग माइग्रेट कर रहे थे। ब्रिटेन में 1950 से 70 में बहुत सारे लोग ब्रिटिश में बसने लगे, ज्यादातर गुजराती लोग गए थे बिजनेस के जरिए से। फ्रांस, जर्मनी में भी इंजीनियर लोग पढ़ाई करते थे और वहां बस जाते थे। शिक्षा और शोध के कार्य के लिए भी लोग विदेश जाया करते थे। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ज्यादा लोग बसने लगे। 1967 में देखने को मिला कि वहां पे नियम लागू हुआ और वहां पे प्रवासी मजदूर जाने लगे और बिजनेस के नजरिए से जाते थे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग बसने लगे। अब हम जानते हैं कि आधुनिक प्रवासन और भारतीय समुदाय का निर्माण कैसे हुआ, यानी कैसे मॉडर्न माइग्रेशन का क्रिएशन हुआ इंडियन डिस्पोरा कम्युनिटीज का, उसको जानते हैं 1980 से 2025 तक का जानते हैं, आज तक का। तो वैश्विक जो आईटी और सेवा क्षेत्र है उसके कारण कह सकते हो। तो जो हमारा ग्लोबल सर्विस सेक्टर है 1980 के बाद भारतीय प्रवास का मुख्य कारण हो गया आईटी सेक्टर। इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा और रिसर्च के लिए लोग अब विदेश में बसने लगे थे पढ़ाई वगैरह के लिए। तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली, यूरोप की जर्मन, ब्रिटेन, है ना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में अब पेशेवर यानी प्रोफेशनली तौर पे और
छात्र लोग ज्यादातर भारतीय जाने लगे। तो सोशल कल्चर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला कि वहां पे धर्म, भाषा, संस्कृति का प्रचार हुआ। भारतीय भारतीय कला, मंदिर, स्कूल, संस्थाएं वहां पे बनी। भारतीय लोग के संगीत, व्यंजन का भी लोकप्रिय वहां पे होने लगा। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट ये पड़ा कि आर्थिक प्रभाव ये पड़ा कि प्रवासी ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिलाया। अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय और स्टार्टअप बढ़ने लगे और प्रवासी भारतीयों की भेजी गई जो रकम है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी अच्छा बनाती थी। तो आपने जान लिया। तो समरी तो आप मैंने आपको बता ही दिया पूरा, तो ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। समरी मतलब वही है जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, छोटे में बता रखा है। तो अब हम क्रिटिकल एनालाइज करते हैं इस चीज का, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक चुनौती क्या पड़ी प्रवासन की। तो सोशल कल्चर चैलेंजेस ये हुए कि शुरुआती में प्रवासियों ने, यानी जो भी माइग्रेट वाले लोग थे, उसको नस्लीय भेदभाव, सामाजिक अलगाव ये देखने को मिला, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। तो परिवार और समुदाय से भी इनको दूर रहना पड़ा, ब्रेक डाउन हुआ इनका। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में रंग भेद का प्रभाव देखने को मिला। तो इकोनॉमिकल चेंजेस देखे और अपॉर्चुनिटी क्या मिली इनको, यानी अवसर और चुनौतियां क्या थी। तो प्रारंभिक प्रवासी को बहुत ज्यादा कम पैसे दिए जाते थे काम के अकॉर्डिंग, तो ये उनको झेलना पड़ा था चुनौती। पर अवसर ये मिले कि वैश्विक अर्थव्यवस्था नेटवर्क जो है वो विकसित हुई थी। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इतिहासकार के दृष्टिकोण से इस चीज को, तो ब्रिजलाल कहते हैं कि ग्री मीडिया और प्रारंभिक प्रवास जो हुआ था भारतीय लोगों का, उसने समाज में, मतलब भारतीय समाज की वैश्विक पहचान बनाई है। ड्रिकर होल्डर कहते हैं कि आधुनिक प्रवास जो हुआ था स्वतंत्रता के बाद, इसने क्या करा, तकनीकी और पेशेवर नेटवर्क जो है उसको बढ़ाने का काम किया। वहीं गौतरा बहादुर कहते हैं कि भारतीय प्रवासी की कहानी संघर्ष की रही है और सांस्कृतिक संरक्षण की रही है, चाहे वो विदेश में भी क्यों ना बसे हो। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था कि औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक समय तक भारतीय प्रवास ने वैश्विक स्तर पर भारतीय पहचान को बनाया और समाज का विस्तार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो प्रारंभिक गिरी मीडिया जो श्रमिक सिस्टम था, उसने औपनिवेशिक जो भी पेशेवर भारतीय समाज था, यानी डिस्पोरा कम्युनिटीज थी, तो इसको फैलाने में मदद की। तो आधुनिक पेशेवर प्रवासियों ने क्या करी, तकनीक, शिक्षा, इन सब के लिए प्रवासन करना सही समझा। तो प्रवासियों ने अपने रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति इन सबको विदेश में रहते हुए भी बनाए रखा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आया हो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एनालाइज द प्रोसेस ऑफ कल्चर एडेप्शंस, कल्चर हाइब्रिडाइजेशंस एंड कल्चर कोऑर्डिनेशन इन द इंडियन डिस्पोरा, यानी भारतीय जो प्रवासी समुदाय है उसमें सांस्कृतिक अनुकूलन जो देखने को मिला, सांस्कृतिक संकरण जो देखने को मिला, सांस्कृतिक समन्वय जो देखने को मिला, इसकी प्रक्रिया और इसका विश्लेषण करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय प्रवासी समुदाय का वैश्विक प्रचार जो है वो 19वीं सेंचुरी में औपनिवेशिक काल से ही शुरू हो गया था तेजी से। प्रारंभ में गृह मीडिया श्रमिक के रूप में भारतीय लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या ले जाया जा रहा था, बाहर ले जाया जा रहा था। उसके बाद पेशेवर, छात्र और उद्यमी लोग खुद अपनी मर्जी से आजादी के बाद भी विदेशों में बसने लगे थे, जैसे कि फिजी, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में। तो प्रवासियों ने, यानी जो माइग्रेशन वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी मातृ संस्कृति, यानी जो उनकी जो भाषा थी, रीति रिवाज थी, खान पान था, इन सबको बनाए रखा, चाहे वो लोग दूसरे देश में भी बसते थे। तो सांस्कृतिक अनुकूलन देखने को मिला, यानी कल्चर एडेप्शन देखने को मिला, है ना। सांस्कृतिक संकलन देखने को मिला और सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिला। ये तीनों प्रक्रिया ने प्रवासी समुदाय जो थी, डिस्पोरा कम्युनिटीज, उसके जीवन, उसके पहचान और उसके सामाजिक जो स्थायित्व था उसको सुनिश्चित करा। तो जानते हैं अब हम कल्चर एडेप्शंस को, सांस्कृतिक अनुकूलन को, संकरण को यानी हाइब्रिडाइजेशंस को, और समन्वय यानी जो उसमें इंटीग्रेशंस हुए थे। तो
कल्चर एडेप्शंस क्या होता है? सांस्कृतिक अनुकूलन। इस सांस्कृतिक अनुकूलन का मतलब होता है कि प्रवासी समुदाय जो होते हैं, जो माइग्रेट कम्युनिटीज जो होती है, वो अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखते हुए नए समाज में, नए भौगोलिक या अर्थव्यवस्था में अपने व्यवहार, रीति रिवाज को जिंदा रखते हैं, यानी बदलाव नहीं करते हैं। इसकी ये विशेषता होती है कि स्थानीय भाषा वो सीखते हैं, ठीक है, और उसको बनाए रखते हैं। स्थानीय खाद्य, सांस्कृतिक और रहन सहन में बदलाव वो कम करते हैं। रोजगार और पेशेवर जीवन में नियमों का अपनाते हैं। मतलब बाहर तो फॉर्मली तौर पे वो लोग उस चीज को मानते हैं, बट अपने कल्चर को छोड़ते नहीं है। उदाहरण, फिजी मॉरिशस में भारतीय श्रमिकों ने स्थानीय कृषि तकनीक, संसाधन के अनुसार अपने कार्यों का खान पान में थोड़ा थोड़ा बदलाव कर दिया है, ठीक है, यानी दूसरी जो संस्कृति है ना कहीं उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो इतिहासकार मिल्टन सिंगर कहते हैं कि प्रक्रिया ने प्रवासियों को समाज में टिकाऊ और आर्थिक रूप से सक्षम बनाती है ये चीज, ठीक है। तो कल्चर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है? ये सांस्कृतिक संक्रमण ये होता है कि सांस्कृतिक संक्रमण का अर्थ है दो या दो से अधिक संस्कृति का मिलन होना और अपनी पहचान का निर्माण करना। मुख्य विशेषता होती है कि भारतीय और स्थानीय अन्य प्रवासी समुदाय रीति रिवाज का मिश्रण हो, यानी भारतीय भी और जहाँ पे वो लोग बसे हैं वहां का भी, दोनों को फॉलो करते हैं वो लोग। जैसे कि भाषा, संस्कृति, नृत्य, त्योहार, ये सब एक नए रूप में वो लोग बनाते हो। सांस्कृतिक संक्रमण सामाजिक नेटवर्क और पहचान को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर ट्रिनिदाद टोबैगो, इसमें भारतीय और अफ्रीकी संस्कृति दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। चुट्टनी संगीत, फ्यूजन भोजन, है ना, स्थानीय लोक त्योहार, ये सब दोनों संस्कृति के मिश्रण से देखने को मिलते हैं। तो इतिहास का ब्रिजलाल के अनुसार ये प्रवासियों के संघर्ष और स्थानीय समाज में उनके मिलने का एक परिणाम है। तो कल्चर इंटीग्रेशन क्या होता है अब उसको जानते हैं, यानी सांस्कृतिक समन्वय। यानी सांस्कृतिक समन्वय का अर्थ है कि प्रवासी समुदाय और स्थानीय समाज जो है उसके बीच स्थायी और संतुलित संबंध स्थापित करना, मतलब अपनी संस्कृति और उनकी संस्कृति दोनों को समन्वय यानी संतुलित रखना। मुख्य विशेषता इसमें ये होती है कि स्थानीय प्रवासन शिक्षा और व्यवसाय में लिए जाते हैं। मीन्स कि जिस देश में वो बसते हैं उस देश में शिक्षा उसी देश की भाषा और व्यवसाय भी उसी देश की संस्कृति में किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन वो उसी देश के अंतर्गत ढाल लेते हैं, पर द्वितीय पहचान अपनी बनाए रखते हैं। भारतीय मूल और स्थानीय समाज दोनों से उनका जुड़ाव होता है। उदाहरण, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारी और सामाजिक संस्थाओं ने ये चीज का मिश्रण देखने को मिलता है। जो गायटोरा बहादुर है उनके अनुसार ये प्रक्रिया प्रवासियों को राजनीतिक और सामाजिक पहचान दिलाने में मदद करती है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि भारतीय प्रवासी समुदाय का विश्व में कैसे प्रचार हुआ, तो प्रारंभिक गिरिमिटिया प्रवास से हुआ। हम बार बार ये चीज को बात कर रहे हैं कि इंडेक्चुअल लेबर जो सिस्टम था उसने 1930 से 1920 तक बहुत ज्यादा भारतीय जो मजदूर है उसको स्प्रेड भी करा था। इसका ये मकसद था कि फिजी मॉरिशस इन सब में बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिला कि प्रवासी यहाँ पे गए भारतीय लोग, भारतीय श्रमिकों ने गन्ना चाय की वहाँ पे इंडस्ट्री बैठाई। सांस्कृतिक अनुकूलन देखने को मिला कि भोजन आदतें, जीवन शैली में वहां के लोगों के बदलाव आया। सांस्कृतिक संक्रमण भी देखने को मिला कि दोनों ने अपने रीति रिवाज को मिक्स करके एक नया रीति रिवाज बना लिया। सांस्कृतिक समन्वय भी देखने को मिला कि स्थानीय प्रशासन ये सब तो वहाँ की भाषा में हो रही है, पर संवाद भी हमारे जो भाषा है, कल्चर, उसमें बनाए रखा है उन लोगों ने। तो पेशेवर और फिर होता है पेशेवर और तकनीकी प्रवास, यानी प्रोफेशनल और टेक्निकल माइग्रेशन होता है 1920 से 47। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब में विकसित देशों में लोग बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शिक्षा लेनी होती है, उनको टेक्निकल, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल जैसे वो लोग जाते हैं। इसमें भी सांस्कृतिक अनुकूलन देखने को मिलता है। कल्चर एडेप्शन, जैसे कि पेशेवर नेटवर्क और भाषा वहाँ के लोग को सीखना पड़ता है। जिस देश में जाते हैं तो वहाँ की चीजों को अडेप्ट करना पड़ता है। सांस्कृतिक संक्रमण भी देखने को मिलता है कि यूरोपीय शिक्षा और भारतीय रीति रिवाज दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। सांस्कृतिक समन्वय भी देखने को मिलता है, कोऑर्डिनेशन, जिसमें सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध बने रहते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न माइग्रेशन में भी हमें देखने को मिलता है 1947 से 1980 में स्वतंत्रता के बाद जो प्रवासन करे थे उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन में लोग गए थे।
मुख्य प्रवास के कारण थे कि शिक्षा के लिए और बेहतर जीवन के लिए लोग प्रवासन कर रहे थे। इसमें भी अगर हम कल्चर अडॉप्शन की बात करें तो बिहेवियर लोगों ने अपने बदले, जिस देश में जाते थे उसको अपनाया। कल्चर हाइब्रिडेशन यानी सांस्कृतिक संक्रमण देखने को मिला कि जिस देश में जाते थे उस देश के त्योहार और भारतीय दोनों का मिश्रण देखने को मिला, समन्वय देखने को मिला, कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। उसके बाद हम आज यानी आधुनिक काल की बात करें, यानी आधुनिक प्रवासन यानी मॉडर्न माइग्रेशन की 1980 से 2025 तक की, तो वैश्विक आईटी के लिए, इंजीनियर के लिए, हेल्थ केयर एंड रिसर्च के लिए लोग अब क्या कर रहे थे, एक देश से दूसरी जगह में प्रवास कर रहे थे। प्रवासी भारतीयों ने वैश्विक पेशेवर नेटवर्क और जो उद्योग धंधे हैं उसके लिए नेटवर्क और एंटरप्रेन्योरशिप में योगदान दिया था। सांस्कृतिक अनुकूलन इससे भी हुआ, सांस्कृतिक समन्वयकरण भी हुआ और समन्वय भी हुआ। तो डिटेल एनालाइज करें अगर हम कल्चर अडॉप्शंस की, तो भाषा को हमने अपनाया किसी और देश की, प्रवासी ने स्थानीय भाषा को सीखी जिस देश में वो जाती थी, पर अपनी लेकिन मातृभाषा जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, जहां से भी जिस क्षेत्र से वो गए उस चीज को भी वो लोग बनाए रखा। फिजी और मॉरिशस स्थान में जैसे कि भोजपुरी और हिंदी का मिश्रण देखने को मिलता है। भोजन में खान पान देखने को मिला, यानी वहां के जो खान पान थे उसको उन्होंने अपनाया, पर भारतीय खान पान को भी जीवित रखा। वहीं रिलीजियस एडॉप्शंस भी हुआ, वहां के धर्म गुरुद्वारा, मस्जिद वहां पे निर्माण हुआ। स्थानीय श्रमिक परंपरा त्योहार दोनों मिलके बनाने लगे, सामाजिक व्यवहार में भी आया अंतर। तो डिटेल एनालाइज करें अगर अब हम सांस्कृतिक संक्रमण का, तो संगीत और नृत्य में दोनों का मिश्रण देखने को मिला। सामाजिक रीति रिवाज जो है उसमें भी दोनों का मिश्रण देखने को मिला। भाषा और संचार, इसमें भी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों देखने को मिली। अब हम कल्चर कोऑर्डिनेशन की बात करें, सांस्कृतिक समन्वय की, तो प्रवासन से क्या हुआ कि भारतीय लोगों में सहयोग और संवाद बढ़ा, शिक्षा, राजनीतिक में लोगों की भागीदारी बढ़ी। आर्थिक समन्वय में ये देखने को मिला, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन में, कि प्रवासियों ने रोजगार और माध्यम से आर्थिक स्थिरता लाई, स्थानीय प्रवासी समाज के बीच आर्थिक संबंध बनाया। पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन में देखने को मिला, आंदोलन में उन्होंने भाग दिया जैसे गांधी जी का आंदोलन। तो कंट्री स्पेसिफिक अगर हम केस की बात करें, तो मॉरिशस की अगर बात करें तो गिरिमीटिया श्रमिक का वहां पे प्रवास हुआ था, यानी कनौलिया टाइम पे हुआ था, है ना। और भारतीय संस्कृति का संरक्षण इन्होंने किया और संस्कृति का समन्वय भी किया। मिश्रित त्योहार, व्यंजन, संगीत देखने को मिलते हैं। मॉरिशस में कृषि श्रमिक के रूप में भारतीय प्रवास हुआ। भोजपुरी, तमिल, हिंदू ये सब देखने को वहां पे मिलते हैं। भाषा थाई जो त्रिनिदाद और टोबैगो है उसमें भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, इन सब में तो शिक्षा वगैरह के लिए लोग बसने लगे थे। तो क्रिटिकल अगर इसका एनालाइज करें, आलोचनात्मक विश्लेषण, तो इससे क्या लाभ मिला, एडवांटेज क्या मिले कि भारतीय पहचान को सांस्कृतिक संरक्षण हुआ, विदेशों में भी सामाजिक और आर्थिक स्थिरता आई, वैश्विक पहचान बनी भारतीयों की। चैलेंजेस भी आए कि नस्लें भेदभाव झेलना पड़ा, व्यापारिक रीति रिवाज को स्थानीयों के बीच संघर्ष भी देखने को मिला। नई पीढ़ी ने इसको नई तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ब्रिज लाल कहते हैं कि प्रवासी ने संघर्ष और संरक्षण के माध्यम से अपनी संस्कृति को जीवित रखा। गौत्रा बहादुर कहती हैं कि प्रवासियों की कहानी बहुसांस्कृतिक चीजों को जन्म दे रही है। मिल्टन सीगर कहते हैं कि सांस्कृतिक अनुकूलन ने प्रवासियों को वैश्विक समाज में टिकने योग्य बनाया। तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने विदेशी समाज में टिकाऊ पहचान बनाने के लिए सांस्कृतिक अनुकूलन किया, सामाजिक संक्रमण किया और राजनीतिक समन्वय बैठाया। तो सांस्कृतिक अनुकूलन जो है वो नए समाज के अनुसार जीवन शैली, भाषा, इन सब में परिवर्तन लाया। सांस्कृतिक संक्रमण की बात करें तो भारतीय और स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण देखने को मिला, सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिला। आई होप आपको ये समझ आया। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से, जो आपके 5 क्वेश्चन और बचते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, सो धन्यवाद। अगर अच्छी व्यू आए इस वीडियो पे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी, वरना मैं लंबी वीडियोस बनाती हूँ और व्यू नहीं आती, मेहनत भी बर्बाद जाती है, लोग देखते नहीं है, तो फिर फायदा क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट अगर व्यू अच्छी आए तो मैं बनाऊंगी। सो धन्यवाद।